हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार से पढ़ रहे हैं। इस श्रृंखला में अब हम आधुनिक काल की नई काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले तृतीय उत्थान के कवियों को हम पढ़ रहे हैं, जो कि प्रकरण 4 के अंतर्गत आता है। और इस पूरी पुस्तक के सभी वीडियोस इससे पहले के चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं और अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने हिंदी साहित्य पढ़ने वाले फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि छायावाद का जब प्रारंभ हुआ था तो उसका प्रारंभ किस प्रकार और कहाँ से हुआ था, और उसके प्रारंभ में आलोचकों का, विद्वानों का क्या मानना था कि छायावाद रूपी जो वाद है वो कहाँ से आया और इसकी स्थितियाँ कैसे निर्मित हुईं। इस प्रकार का काव्य हमारे साहित्य में पहले पहल ही उद्घाटित हुआ या इससे पहले भी इसका कोई स्वरूप रहा था। इन सभी विषयों को पीछे हमने देखा है और उसी के आगे से आज हम देखते हैं। छायावाद का जो रहस्यवाद है, वो रहस्यवाद की भावभूमि या काव्यभूमि क्या रही है, वो रहस्यवाद कहाँ से आया है, हमारे साहित्य में रहस्यवाद का क्या स्वरूप रहा है, इसी को स्पष्ट करते हुए आचार्य शुक्ल लिखते हैं। उनका मानना रहा है कि साधनात्मक रहस्यवाद ही हमारे प्राचीन ग्रंथ आदि रहे हैं और जो प्राचीनतम योग आदि रहे हैं उनमें पाया जाता रहा है। इस प्रकार का रहस्यवाद जो छायावाद में पाया गया, उस प्रकार का रहस्यवाद अभी तक नहीं पाया गया है। तो उसी के आगे से आचार्य शुक्ल कहते हैं, संहिताओं में तो अनेक प्रकार की बातों का संग्रह ही। उन्हें जवाब देते हुए आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि जो ये मानते हैं कि हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इस प्रकार का रहस्यवाद या इस प्रकार का छायाभास पाया जाता है। संहिताओं में तो अनेक प्रकार की बातों का संग्रह है। उपनिषदों में ब्रह्मा और जगत, आत्मा और परमात्मा के संबंध में कई प्रकार के मत हैं। वे काव्य ग्रंथ नहीं हैं। हमारे प्राचीन भारतीय जो ग्रंथ रहे हैं उनमें उपनिषदों में ब्रह्मा, जगत, आत्मा, परमात्मा सभी का संबंध वर्णित है। उसके संबंध में कई प्रकार के मत हैं, परंतु वे काव्य ग्रंथ नहीं कहे जाएंगे। जो हमें ये प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है तो ये ग्रंथ हैं, इनको हम काव्य नहीं कहेंगे। उनमें इधर उधर काव्य का जो स्वरूप मिलता है वह ऐतिह्य, कर्मकांड, दार्शनिक चिंतन, सांप्रदायिक गुह्या साधना, मंत्र तंत्र, जादू टोना इत्यादि बहुत सी बातों में उलझा हुआ है। और जो थोड़ा बहुत काव्य उनमें मिलता भी है, काव्य का स्वरूप, वह किस प्रकार है? कर्मकांड, दार्शनिक चिंतन, सांप्रदायिक गुह्या साधना, मंत्र तंत्र आदि में उलझा हुआ है। उसको विशुद्ध काव्य नहीं कहा जा सकता। विशुद्ध काव्य का निखरा हुआ रूप पीछे अलग हुआ और पीछे से जो विशुद्ध काव्य का स्वरूप चला आ रहा है वह अलग है। रामायण आदि का काव्य कहलाना साफ यही सूचित करता है। रामायण आदि को काव्य कहा गया है, जबकि संहिताओं, उपनिषदों को काव्य नहीं कहा गया है। इससे यह सूचित होता है कि काव्य किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार का होता है। संहिताओं और उपनिषदों को कभी किसी ने काव्य नहीं कहा। अब सीधा सवाल यह रह गया कि क्या वाल्मीकि से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक कोई एक भी ऐसा कवि बताया जा सकता है जिसने अज्ञेय और अव्यक्त को अज्ञेय और अव्यक्त ही रखकर प्रियतम बनाया हो और उसके प्रति कामुकता के शब्दों में प्रेम व्यंजना की हो? अब ये तो काव्य है नहीं जहाँ पर इस प्रकार के जीव जगत और ब्रह्मा, आत्मा, परमात्मा के संबंधों का वर्णन किया गया हो। तो जो काव्य के अंतर्गत आते हैं, अर्थात वाल्मीकि कृत रामायण और पंडित राज जगन्नाथ तक कोई भी ऐसा कवि नहीं है जिसने जो छायावाद की प्रवृत्ति रही है, जो अव्यक्त सत्ता के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने की, वैसा प्रेम किसी ने व्यक्त नहीं किया है अभी तक कवियों में। जिसने अज्ञेय, जो अज्ञेय प्रियतम है, जो अव्यक्त है, उसको अज्ञेय और अव्यक्त ही रखकर उसके प्रति प्रेमपूर्ण शब्दों में व्यंजना की हो, इस प्रकार की व्यंजना की हो, ऐसा कोई कवि अभी तक नहीं हुआ है। कबीरदास किस प्रकार हमारे यहाँ के ज्ञानवाद और सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद को लेकर चले, ये हम पहले दिखा आए हैं। कबीरदास किस प्रकार हमारे यहाँ के ज्ञान और सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद को लेकर चले। एक भावात्मक रहस्यवाद कबीरदास जी का था, उनका ज्ञानवाद जो कि साधनात्मक रहस्यवाद
और सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद दोनों को लेकर चले थे, उसका स्वरूप क्या था, उसको भी आचार्य शुक्ल ने पहले कबीरदास का वर्णन जहाँ पर है वहाँ पर दिखाया है। उसी भावात्मक रहस्य परंपरा का ये नूतन भावभंगी और लाक्षणिकता के साथ आविर्भाव हुआ है। जो साधनात्मक और भावात्मक रहस्यवाद कबीरदास जी में पाया जाता था, उन्होंने सूफियों से भावात्मक रहस्यवाद ग्रहण किया था। उसी प्रकार का कुछ भावात्मक रहस्यवाद, वही रहस्य परंपरा ये है, परंतु ये क्या है, एक नूतन भावभंगिमा और एक लाक्षणिकता, नई लाक्षणिकता और नई भावभंगिमा, अर्थात कह सकते हैं आप नया रूप लेकर उत्पन्न हुई है, उसके नए रूप का आविर्भाव हुआ है, जो कि भावात्मक रहस्यवाद कबीरदास में पाया जाता था। बहुत रमणीय है, कुछ लोगों को अत्यंत रुचिकर है, ये और बात है। ये बहुत रमणीय और बहुत लोगों को बहुत रुचिकर भी है, अर्थात बहुत लोगों की रुचि के अनुसार है, उनको पसंद है, ये एक अलग बात है। प्रणय वासना का यह उद्गार आध्यात्मिक पर्दे में ही छिपा न रह सका। ये जो प्रणय वासना का उद्गार जो हम छायावाद में पाते हैं, ये आध्यात्मिक पर्दे में ही छिपा न रह सका। इस पर जो आध्यात्मिक पर्दा डालने का प्रयास किया गया, उसको अव्यक्त रखा गया, तो वो छिपा न रह सका। हृदय की सारी काम वासनाएं इंद्रियों के सुख विलास की मधुर और रमणीय सामग्री के बीच एक बंधी हुई रूढ़ी पर व्यक्त होने लगी। अब अव्यक्त और जो अज्ञेय प्रीतम है, जिसको संबोधित करते हुए लिखते हैं छायावाद में कवि, उसके प्रति अब वहाँ पर एक ऐसी पद्धति सी बन गई कि अव्यक्त और अज्ञेय को संबोधित करते हुए उसके प्रति जो अपनी भावनाएं हैं उनको व्यक्त किया जाए। इस प्रकार का साहित्य छायावाद में रचा जाने लगा। तो क्या हो गया, वहाँ पर एक रूढ़ी सी बन गई कि अव्यक्त के प्रति हम कुछ कह रहे हैं, अव्यक्त सत्ता के प्रति हम अपना, वह अव्यक्त सत्ता जो कि भ्रम था, एक आध्यात्मिक सत्ता है, एक आध्यात्मिक सत्ता के होने का भान था उसमें, परंतु वह आध्यात्मिक सत्ता होने का भान, पर्दा, वह तब हट गया जब हृदय की सारी काम वासनाएं इंद्रियों के सुख विलास की मधुर और रमणीय सामग्री के बीच एक मधुर रूढ़ पर रचना होने लगी। इस प्रकार की कल्पनाएं अज्ञात सत्ता के लिए व्यक्त होने लगी, तो ये पर्दा भी हट गया कि जिसके प्रति व्यक्त किया जा रहा है वह एक आध्यात्मिक सत्ता है। इस प्रकार रहस्यवाद से संबंध न रखने वाली कविताएं भी छायावाद ही कही जाने लगी। इस प्रकार की पद्धति पर जो रचनाएं की, वे सारी की सारी छायावाद के अंतर्गत आने लगी, जिनका रहस्यवाद से कोई संबंध भी नहीं था। अतः छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक ही न रहकर काव्य शैली के संबंध में भी प्रतीकवाद के अर्थ में होने लगा। तब छायावाद न रहकर प्रतीकवाद हो गया। इसका अर्थ केवल छायावाद शब्द का प्रयोग जो रहस्यवादी कविताएं थीं, केवल उनके ही लिए न होकर प्रतीकात्मक कविताओं के लिए भी होने लगा, तो इसको प्रतीकवाद के भी अर्थ में लिया जाने लगा। छायावाद की इस धारा के आने के साथ ही लेखक नवयुग के प्रतिनिधि बनकर यूरोप के साहित्य क्षेत्र में प्रवर्तित काव्य और कला संबंधी अनेक नए पुराने सिद्धांत सामने लाने लगे। छायावाद की इस धारा के आने के साथ ही साथ लेखक जो थे वो नवयुग के प्रतिनिधि बनकर, जो छायावादी काव्यधारा चली उसके साथ ही वे नए युग के प्रतिनिधि बनकर यूरोप के साहित्य क्षेत्र में जो प्रवर्तित काव्य था, वहाँ जिस काव्य का प्रवर्तन हो रहा था, जो काव्य आ रहा था, और जहाँ की कला संबंधी जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांत को सामने लाने लगे। अर्थात जो यूरोप का साहित्य था उसका अनुकरण करने लगे। कुछ दिन कलावाद की धूम रही और कहा जाता रहा कला का उद्देश्य कला ही है, और कुछ दिन कलावाद की धूम रही। ये भी एक वाद चला था कि कला का उद्देश्य कला ही है। इस जीवन के साथ काव्य का कोई संबंध नहीं, उसकी दुनिया ही और है। कला सिर्फ कला के लिए है, जीवन और जगत से उसका कोई संबंध नहीं, कला की दुनिया ही अलग है। किसी काव्य के मूल्य का निर्धारण जीवन की किसी वस्तु के मूल्य के रूप में नहीं हो सकता। किसी काव्य के मूल्य का निर्धारण जीवन की किसी वस्तु के मूल्य के रूप में नहीं हो सकता। काव्य तो एक प्रकार की लोकातीत वस्तु है, लोक से अलग वस्तु है। लोकातीत अर्थात लोक से अलग हटकर, लोक से परे की चीज है, जीवन जगत से संबंधित नहीं है। कवि एक प्रकार का रहस्यदर्शी या पैगंबर है, और कवि को एक प्रकार का रहस्यदर्शी या पैगंबर कहा गया। इस प्रकार क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को लेकर बताया गया कि काव्य में वस्तु का वर्ण विषयक कुछ नहीं, जो कुछ है वह अभिव्यंजना के ढंग का अनूठापन है।
अब यहाँ पर एक नई बात आई है और इसी प्रकार क्रोचे का सिद्धांत है अभिव्यंजनावाद, उसी को लेकर यहाँ क्या बताया गया कि काव्य में वस्तु का वर्ण विषयक कुछ नहीं है, जो वर्ण विषय है वो गौड़ कर दिया गया और जो अभिव्यंजना की शैली थी, व्यंजना शैली थी, उसी के अनूठेपन को प्राथमिकता दी गई कि कविता में जो कुछ है वह अभिव्यंजना ही है। अभिव्यंजना का ढंग, उसका अनूठापन ही कविता है और वर्ण विषय को नगण्य कर दिया गया, उसको गौड़ कर दिया गया। इन दोनों बातों के अनुसार काव्य का लक्ष्य उसी प्रकार सौंदर्य की सृष्टि या योजना कहा गया जिस प्रकार बेलबूटे या नक्काशी का। इन वादों के अनुसार जो अभिव्यंजनावाद है या कलावाद है, इसके अनुसार फिर बेलबूटे और नक्काशी का जो लक्ष्य था वही कविता का भी लक्ष्य इसके अनुसार ठहर गया। जिस प्रकार नक्काशी और बेलबूटे का लक्ष्य क्या होता है, सौंदर्य की सृष्टि करना, सुंदरता बढ़ाना, उसी प्रकार का लक्ष्य कविता का भी बताया गया। कवि कल्पना प्रत्यक्ष जगत से अलग एक रमणीय स्वप्न घोषित किया जाने लगा और कवि की कल्पना प्रत्यक्ष जगत से अलग एक रमणीय कल्पना है। जो कवि अपनी कल्पना की दुनिया में विचरण करते हैं वह दुनिया यहाँ से बिल्कुल अलग दुनिया है, वह जगत ही अलग है। जो कवि का कल्पना जगत है उसको यहाँ से हटकर एक रमणीय स्वप्न घोषित किया जाने लगा और कवि सौंदर्य भावना के मद में झूमने वाला एक लोकातीत जीव, और कवि जो है वो सौंदर्य मद में झूमने वाला एक लोकातीत जीव, एक ऐसा जीव है जो काव्य के सौंदर्य में मस्त होकर घूमता है। उसका जीवन जगत से कोई संबंध नहीं है, वो लोक से अलग हटकर है, जगत से अलग है, लोक से परे का जीव है। कला और काव्य की प्रेरणा का संबंध स्वप्न और काम वासना से बताने वाला मत भी इधर उधर उद्धृत हुआ। कला और काव्य की प्रेरणा का संबंध किससे बताया गया? स्वप्न और काम वासना से बताने वाला मत भी उठा कि कला और काव्य की प्रेरणा क्या है? स्वप्न और काम वासना। सारांश यह है कि इस प्रकार के अनेक वाद प्रवाद पत्रिकाओं में निकलते रहे और कुल मिलाकर इसी प्रकार के वाद प्रवाद पत्रिकाओं में निकलते रहे जब छायावाद का जन्म हुआ और इस प्रकार की कविता सामने आने लगी, तब उस पर विभिन्न प्रकार के मत भी लोगों ने अपने दिए। छायावाद की कविता की पहली दौड़ तो बंग भाषा की रहस्यात्मक कविताओं के सजीले और कोमल मार्ग पर हुई। छायावाद की पहली दौड़, छायावाद पहले पहल बंग भाषा की रहस्यात्मक कविताओं के सजीले और कोमल मार्ग पर हुई। जो बंग भाषा में रहस्यात्मक कविताएं लिखी जा रही थीं, उन्हीं के आधार पर छायावाद की कविता चली। पर उन कविताओं की बहुत कुछ गतिविधि अंग्रेजी काव्य खंडों के अनुवाद द्वारा संगठित देख अंग्रेजी काव्यों से परिचित हिंदी कवि सीधे अंग्रेजी से तरह तरह के लाक्षणिक प्रयोग लेकर उनके ज्यों के त्यों अनुवाद जगह जगह अपनी रचनाओं में जड़ने लगे। पहले तो छायावादी कविता बंग भाषा की जो रहस्यात्मक कविताएं होती थी उनके आधार पर हो रही थी, अर्थात बंग भाषा के मार्ग पर दौड़ रही थी। परंतु जब उन कविताओं की बहुत कुछ गतिविधि, किन कविताओं की? जो बंग भाषा की रहस्यात्मक कविताएं थी उनकी बहुत कुछ गतिविधि, उनका बहुत कुछ जो सृजन था वो अंग्रेजी वाक्य खंडों के अनुवाद द्वारा संगठित, क्योंकि जो अंग्रेजी कविताएं थीं उनके जो वाक्य खंड थे, उनके जो पैरा थे, उनका अनुवाद संगठित देखकर अंग्रेजी काव्यों से जो फिर क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि जो बांग्ला में कविताएं रहस्यात्मक हो रही हैं उनमें भी अंग्रेजी कविताओं के ज्यों के त्यों अनुवाद रखे जा रहे हैं, तब क्या हुआ, जो अंग्रेजी काव्य से परिचित हिंदी कवि थे, हिंदी के जो कुछ कवि जानकार अंग्रेजी काव्य से भी परिचित थे, फिर उन्होंने बांग्ला का सहारा छोड़ दिया। फिर वे सीधे सीधे अंग्रेजी से तरह तरह के लाक्षणिक प्रयोग लेकर उनका ज्यों का त्यों अनुवाद अपनी रचनाओं में जड़ने लगे, जिस प्रकार से बंग भाषा में होता था। तो बंग भाषा से न लेकर वे इस प्रकार के जो लाक्षणिक प्रयोग अंग्रेजी साहित्य में हो रहे थे वहीं से सीधे सीधे लेकर उसका अनुवाद कर अपनी रचनाओं में रखने लगे। कनक प्रभात, विचारों में बच्चों की सांस, स्वर्ण समय, प्रथम मधुबाल, तारिकाओं की तान, स्वप्निल कांति, ऐसे प्रयोग अजायब घर के जानवरों की तरह उनकी रचनाओं के भीतर इधर उधर मिलने लगे। इन रचनाओं में इस प्रकार के प्रयोग मिलते हैं जो कि सीधे अंग्रेजी शब्दों के अक्षरशः अनुवाद जैसे प्रतीत होते हैं। इस तरह का काव्य फिर होने लगा
और उसको आचार्य शुक्ल ने अजायब घर के जानवरों की संज्ञा दी है, जो कि हिंदी साहित्य में अंग्रेजी से अनुदित जो साहित्य था, जो कविताएं थीं, जो लाक्षणिकता की शैली थी, लाक्षणिक प्रयोग थे, उसको हिंदी साहित्य में अजायब घर के जानवरों की तरह इधर उधर मिलने लगे। अजायब घर के जानवरों की संख्या इस प्रकार के साहित्य को, इस प्रकार के काव्य को दी है। तो ये यहाँ आपका इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार का जो साहित्य था उसको आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है, तो अजायब घर के जानवरों की तरह इस काव्य को कहा है, जो जहाँ तहाँ हिंदी काव्य में मिलता है। निराला जी की शैली कुछ अलग रही। उसमें लाक्षणिक वैचित्र्य का उतना आग्रह नहीं पाया जाता जितना पदावली की तड़क भड़क और पूरे वाक्य के वैलक्षण का। निराला जी की जो शैली रही है उसमें लाक्षणिक वैचित्र्य उतना नहीं पाया जाता है जितना अन्य रचनाओं में, और उनकी पदावली में भी तड़क भड़क रहती थी और वाक्य भी विलक्षण होते थे। केवल भाषा के प्रयोग वैचित्र तक ही बात ना रही, बात केवल भाषा के प्रयोग की विचित्रता तक ही सीमित नहीं रही। ऊपर जिन अनेक यूरोपीय वादों और प्रवादों का उल्लेख हुआ है, उन सब का प्रभाव भी छायावाद कही जाने वाली कविताओं के स्वरूप पर कुछ न कुछ पड़ता रहा। केवल प्रयोग वैचित्र की ही बात नहीं रही है, जितने भी ऊपर वाद बताए गए हैं, जो यूरोपीय वाद हैं, उनका सबका प्रभाव छायावाद पर कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। कलावाद और अभिव्यंजनावाद का पहला प्रभाव यह दिखाई पड़ा। कलावाद और अभिव्यंजनावाद का क्या प्रभाव रहा छायावाद पर, वो यहाँ आचार्य शुक्ल बताते हैं। कलावाद और अभिव्यंजनावाद का पहला प्रभाव यह दिखाई पड़ा कि काव्य में भावानुभूति के स्थान पर कल्पना का विधान ही प्रधान समझा जाने लगा और कल्पना अधिकतर अप्रस्तुतों की योजना करने तथा लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और विचित्रता लाने में ही वृत्त हुई। कलावाद और अभिव्यंजनावाद का पहला प्रभाव क्या पड़ा कि यहाँ पर भावानुभूति जो थी, जिसको व्यक्त किया जाता था, अपने भावों की जो अनुभूति थी जिसको व्यक्त करना था कविता के रूप में, उसके स्थान पर कल्पना का जो विधान है, जो उसको व्यक्त करने के लिए कल्पना गढ़ी जाती है, उसको महत्व दिया जाने लगा भावों की अपेक्षा। और कल्पना अधिकतर अप्रस्तुतों की योजना करने में, कल्पना कैसी थी, जो अप्रस्तुत विधान करने तथा लाक्षणिक मूर्ति खड़ी करने में, मूर्तिमत्ता लाने में, अमूर्त के प्रति भाव व्यक्त करने में और विचित्रता लाने में ही की कविता में विचित्रता, प्रयोग वैचित्र किस प्रकार से आएगा, लाक्षणिक या प्रयोग की विचित्रता लाने में अधिक जोर दिया गया, न कि भावानुभूति में। एक अमूर्त योजना खड़ी करने में और एक परोक्ष विधान खड़ा करने में, जो प्रस्तुत नहीं अप्रस्तुत विधान जो होता है उसको खड़ा करने में, विचित्रता लाने में ही श्रेष्ठता छायावाद में समझी जाने लगी। प्रकृति के नाना रूपों और व्यापार इसी प्रस्तुत योजना के काम में लाए गए और प्रकृति का प्रयोग भी इसी प्रस्तुत योजना के काम में किया गया। प्रकृति का प्रयोग और उसके विभिन्न रूपों का प्रयोग भी इसी प्रस्तुत योजना बनाने के काम में लाया गया। मर्म की ओर हृदय न दिखाई पड़ा, सीधे प्रकृति की जो मार्मिकता है उसकी ओर भावानुभूति की अनुभूति न दिखाई, बल्कि जो अप्रस्तुत विधान खड़ा जाता था उसी में सहायता लेने के लिए प्रकृति का प्रयोग किया गया। पंत जी अलबत्त प्रकृति के कमनीय रूपों की ओर कुछ रुककर हृदय रमाते पाए गए, परंतु यहाँ पर पंत जी कुछ अलग हटकर थे। इन्होंने प्रकृति के जो कमनीय रूप थे, कोमल रूप थे, वहां पर कुछ रुककर उनका वर्णन किया। पंत जी ने प्रकृति के मार्मिक रूपों का वर्णन किया, उसके जो कमनीय कोमल रूप थे उनका वर्णन पंत जी ने अपनी कविता में किया। इसीलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रकृति के सुकुमार पक्षों का, कोमल भावनाओं का वर्णन प्रकृति के माध्यम से किया। दूसरा प्रभाव ये देखने में आया कि अभिव्यंजना प्रणाली या शैली की विचित्रता ही सब कुछ समझी गई, कि अभिव्यंजना प्रणाली या शैली, जो कविता को प्रस्तुत करने की शैली या उसको व्यक्त करने की शैली है, उसको ही सब कुछ समझा गया। नाना अर्थवृत्तियों पर काव्य का प्रसार रुक सा गया, नाना अर्थभूमियों पर काव्य का प्रसार रुक सा गया, और जो अन्य अर्थभूमियाँ थी काव्य की, शैली को छोड़कर अन्य किसी पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके फलस्वरूप जो अन्य काव्य भूमियाँ थीं, काव्य की अर्थभूमियाँ थीं, उनका प्रसार रुक सा गया। प्रेम क्षेत्र कहीं आध्यात्मिक कहीं लौकिक के भीतर ही कल्पना की चित्र विधायनी क्रीड़ा के साथ प्रकांड, वेदना, औत्सुक्य, उन्माद आदि की व्यंजना तथा क्रीड़ा हुई प्रिय के
कपोलों पर ललाई, हाव भाव, मधुश्राव, अश्रुप्रवाह इत्यादि के रंगीले वर्णन करके ही अनेक कवि अब तक पूर्ण तर्क दिखाई देते हैं। अब किस प्रकार का काव्य छायावाद में अधिक पाया जाता है? प्रेम क्षेत्र का, जिसमें कहीं आध्यात्मिक प्रेम के दर्शन होते हैं, आध्यात्मिकता का आभास मिलता है, और कहीं लौकिक। इस दोनों प्रकार का प्रेम क्षेत्र ही रहा, और उसी के भीतर कल्पना की चित्र विधायनी क्रीड़ा, कल्पना की क्रीड़ा द्वारा कई प्रकार के चित्र निर्मित करके काव्य रचा गया, के साथ प्रकांड, वेदना, औत्सुक के उन्माद आदि की व्यंजना की गई। प्रिय के कपोलों पर ललाई, हाव भाव, अश्रुप्रवाह आदि जो रंगीले वर्णन हैं, उनका उल्लेख किया गया, और इसी सब के वर्णन में कवि अभी तक अपने आप को पूर्ण तृप्त समझता रहा। जगत और जीवन के नाना मार्मिक पक्षों की ओर उनकी दृष्टि नहीं है, और जो जगत और जीवन के प्रेम से हट के जो अलग दृश्य हैं और भी जीवन के मार्मिक पक्ष हैं, उनकी ओर कवि की दृष्टि नहीं गई है, और प्रकृति का भी उसने अपने इन हाव भाव में सहायता लेने के लिए ही प्रकृति को भी चुना, प्रकृति का भी वर्णन किया है, न कि प्रकृति के मार्मिक स्वरूप को समझकर उसका कुछ अलग से स्वरूप वर्णन किया हो, ऐसा नहीं रहा। बहुत से नए रसिक प्रस्वेद, गंधयुक्त, चिपचिपाती और भिनभिनाती भाषा को ही सब कुछ समझने लगे। इस प्रकार के वर्णन में जो भाषा प्रयोग की जाती थी, चिपचिपाती भिनभिनाती भाषा, जिसको नाम दिया है आचार्य शुक्ल ने, उसको ही सब कुछ समझने लगे। लक्षणा शक्ति के सहारे अभिव्यंजना प्रणाली या काव्य शैली का अवश्य बहुत अच्छा विकास हुआ। लक्षणा शक्ति, जो लाक्षणिक प्रयोग किए गए हैं, लाक्षणिक जो व्यंजना हुई है छायावाद में, तो लक्षणा शक्ति के सहारे जो अभिव्यंजना हुई है, उस प्रणाली या काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, क्योंकि इसी प्रकार के ग्रंथ छायावाद में अधिक लिखे गए। पर अभी तक बहुत कुछ बंधे हुए शब्दों की रूढ़ी चली आ रही है, परंतु कुछ बंधे हुए शब्द हैं, उनकी रूढ़ी अभी तक चली आ रही है। रीतिकाल की श्रृंगारी कविता कभी रहस्य का पर्दा डालकर, कभी खुले मैदान, अपनी कुछ अदा बदल कर, फिर प्रायः सारा काव्य क्षेत्र छेंक कर चल रही है। कुछ शब्दों की बंधी रूढ़ी अभी तक चली आ रही है, और जो रीतिकाल की श्रृंगारी कविता थी, कभी रहस्य का पर्दा डालकर, जो कि छायावाद में उस पर पड़ा, कभी खुले मैदान, अपनी कुछ अदा बदल कर, कविता वही है, वही श्रृंगार वर्णन है, वही सब कुछ है, परंतु कभी उस पर रहस्य का पर्दा पड़ा छायावाद में, और कभी उसकी अदा बदल गई, उसका स्वरूप बदल गया। परंतु प्रायः सारा काव्य क्षेत्र छेंक कर चल रही है, अपना स्वरूप कुछ बदल कर, कभी रहस्य का पर्दा ओढ़कर, किसी न किसी प्रकार से रीतिकाल की जो श्रृंगारी कविता थी, वही छायावाद में पूरा काव्य क्षेत्र घेर कर चल रही है। पूरे काव्य क्षेत्र में उसी का साम्राज्य है, ये आचार्य शुक्ल का कहना है। कलावाद के प्रसंग में बार बार आने वाले सौंदर्य शब्द के कारण बहुत से कवि बेचारी स्वर्ग की अप्सराओं को पर लगाकर कोहकाफ की परियों या बिहिश्त के फरिश्ता की तरह उड़ाते हैं। कलावाद के प्रसंग में बार बार आने वाले सौंदर्य शब्द के कारण बहुत से कवि बेचारे क्या करते हैं, जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं, उनकी कल्पना का यहाँ पर क्या स्वरूप रहा है, उसको आचार्य शुक्ल बता रहे हैं। स्वर्ग की अप्सराओं को पर लाकर कोहकाफ की परियों तथा बिहिश्त के फरिश्ता की तरह उड़ाते हैं। जो कल्पना का स्वरूप रहा है वो यहाँ पर बता रहे हैं। सौंदर्य चयन के लिए इंद्रधनुषी बादल, उषा, विकच कलिका, पराग, सौरभ, स्मित, आनंद, अधर पल्लव इत्यादि बहुत ही सुंदर और मधुर सामग्री प्रत्येक कविता में जुटाना आवश्यक समझते हैं। इस प्रकार की सामग्री अपनी कविता में जुटाना वे आवश्यक समझते हैं। स्त्री के नाना अंगों के आरोप के बिना वे प्रकृति के किसी दृश्य के सौंदर्य की भावना ही नहीं कर सकते। प्रकृति के स्वयं के सौंदर्य की वे कल्पना नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो किस रूप में? स्त्री के नाना अंगों का आरोप करके उसकी सुंदरता का वर्णन करते हैं। कला कला की पुकार के कारण यूरोप में गीत मुक्तकों का ही अधिक चलन देखकर यहाँ भी उसी का जमाना ये बताकर कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने की किसी को फुर्सत कहाँ, जिसमें कुछ इतिवृत्त भी मिला रहता हो। जो यूरोप में कलावाद चला था उसी की पुकार यहाँ भी होने लगी। जिस प्रकार वहाँ गीत मुक्तक रचे जाने लगे, जिस प्रकार के गीत मुक्तकों का वहाँ चलन हुआ, उसी का ज़माना यहाँ भी बता दिया है कि यहाँ भी उसी प्रकार का ज़माना है। अब लंबी कविताओं को किसी को पढ़ने की फुर्सत नहीं है कि जिसमें कुछ कथानक हो, जिसमें कुछ इतिवृत्तात्मकता हो। अब तो विशुद्ध काव्य की सामग्री जुटाकर सामने रख देनी चाहिए, जो छोटे छोटे प्रगीत मुक्तकों में ही संभव है।
अब तो विशुद्ध काव्य की सामग्री थोड़े से शब्दों में छोटे छोटे मुक्तकों में सामने रख देनी चाहिए। अब लंबी कविता पढ़ने का समय नहीं है। इस प्रकार काव्य में जीवन की अनेक परिस्थितियों की ओर ले जाने वाले प्रसंगों या आख्यानों की उद्भावना बंद सी हो गई। तो इस प्रकार क्या हुआ, जीवन की जो अनेक परिस्थितियां थीं जिनको कविता के माध्यम से व्यक्त किया जाता था, और कुछ ऐसे प्रसंग होते थे जिनकी उद्भावना या जिनका वर्णन किया जाता था, जीवन की परिस्थितियों की, उन मार्मिक प्रसंगों की, जीवन से संबंधित आख्यानों की उद्भावना बंद सी हो गई। और यूरोपीय काव्य के ढंग पर यहाँ भी लिरिक और मुक्तक आदि लिखे जाने लगे। खैरियत यह हुई कि कलावाद की उस रस वर्जनीय सीमा तक लोग नहीं बढ़े जहां यह कहा जाता है कि रसानुभूति के रूप में किसी प्रकार का भाव जगाना तो वक्ताओं का काम है। कलाकार का काम तो केवल कल्पना द्वारा बेल बूटे या बारात की फुलवारी की तरह ही शब्द में रचना खड़ी करके सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न करना है। अब खैरियत यहाँ पर इतनी रही कि कलावाद की जो सीमा होती है, उस रस वर्जिनी सीमा, अर्थात जहाँ पर रस बिल्कुल शून्य हो जाता है, उस सीमा तक लोग नहीं बढ़े। जहाँ ये कहा जाता है कि रसानुभूति किसी प्रकार जो है कला का अंग नहीं है, काव्य का अंग नहीं है, रसानुभूति तो वक्ताओं का काम है। कलाकार का काम तो केवल जिस प्रकार बेलबूटे बनाना या फुलवारी बनाना होता है, जिसे देखकर सौंदर्य का एहसास करें लोग, उसका अनुभव करें, वो काम केवल कवि का होता है, कलाकार का होता है। तो कला कला कह के कवि को कलाकार के स्थान पर रख दिया गया। कलाकार का काम केवल सौंदर्य सृजन है, जो बेलबूटे इत्यादि बनाना है, न कि उसमें भावों की अनुभूति कराना भी। हृदय और वेदना का पक्ष छोड़ा नहीं गया है, इससे काव्य के प्रकृत स्वरूप के तिरोभाव की आशंका नहीं है। यहाँ पर हृदय और वेदना का जो पक्ष था वो भी छोड़ा नहीं गया है, इससे जो काव्य का प्रकृत स्वरूप था उसके तिरोभाव की आशंका नहीं है, अर्थात उसके कम होने की, उसके तिरोहित होने की, अर्थात कम हो जाने की, खत्म हो जाने की संभावना नहीं है। पर छायावाद और कलावाद के सहसा आधमकने से वर्तमान काव्य का बहुत सा अंश एक बंधी हुई लीक के भीतर सिमट गया। पर छायावाद और कलावाद किया जाने से क्या हुआ, जो वर्तमान काव्य का बहुत सा अंश जो था, जो कि और प्रसारित होता और विस्तृत होता, वो एक सीमा के भीतर मिट गया, जहाँ पर केवल लाक्षणिक वैचित्र्य और अभिव्यंजना शैली आदि को प्रमुखता देकर रचनाएं की जाने लगी और अप्रस्तुत विधान रचे जाने लगे, और सभी कवि जो थे इसी ओर रचना करने के लिए प्रवृत्त हुए। नाना अर्थभूमियों पर न जाने पाया, यह अब अवश्य कहा जाएगा। तो ये जो काव्य था वो नाना अर्थभूमियों, अर्थात जो जीवन और जगत के अन्य स्वरूप हैं जिनकी कविता में अभिव्यक्ति होनी चाहिए थी, वो ना हो सकी, ये अब जरूर कहा जा सकता है। परंतु खैरियत यहाँ पर इतनी रही कि कलावाद को अपनाते अपनाते हम इतना दूर नहीं गए जहाँ पर काव्य में रस वर्जित हो जाता है, तो उस रस वर्जिनी सीमा तक हम नहीं जा पाए। इसलिए हमारा काव्य शुष्क नहीं पड़ने पाया, क्योंकि उसमें हृदय की वेदना और भावानुभूति बनी रही। तो इसलिए हमारा काव्य सीमित तो हुआ, परंतु तिरोहित नहीं हो पाया। जो उसका प्राकृतिक स्वरूप था वो नष्ट नहीं हो पाया। कविता के दो पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष और एक कला पक्ष। आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि छायावाद में कला पक्ष पर अधिक जोर दिया गया और भावों को उतनी महत्ता नहीं दी गई। परंतु ये काव्य भाव शून्य भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें वेदना और हृदय की टीस को, हृदय की भावानुभूति को कम ही सही परंतु शामिल किया गया है। इसीलिए हमारे काव्य का प्राकृतिक स्वरूप जो था वो नष्ट नहीं होने पाया है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। इससे आगे देखेंगे अगले वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आप आगे भी देख सकें। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।